क्लास है दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मतलब क्या है कि एटम को क्या है, पहले इंडिविजिबल माना जाता था, ठीक है। और एटम को इंडिविजिबल किसने बताया था? डेल्टन ने बताया था, ठीक है। डेल्टन जो एक बड़े ही विद्वान वैज्ञानिक थे, और इनके बारे में सुनोगे तो आप बोलोगे कि 12 साल की उम्र में ये क्या बन गए थे? टीचर बन गए थे। एंड जस्ट आफ्टर द 7 years, यानी कि इन द एज ऑफ 19, ही बिकम द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। ही बिकम द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, ठीक है। हमारे 12 साल का बच्चा टॉयलेट करने के बाद पूछता है कि भैया धो लूं कि नहीं धो लूं, लेकिन वो 12 साल की उम्र में क्या बन गए थे? टीचर बन गए थे। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वाहितों के सर्वशक्तिमान है, ईश्वर की पुकार है ये, भगवत का साथ है ये। चलो भाई संजय, आपने तो पूरी महाभारत लिख दी। हाँ जी, तो एटम क्या है? इंडिविजिबल था पहले, जब तक एटम के बारे में नहीं पता था। और ये किसने बताया था? डेल्टन ने बताया था। लेकिन बट आफ्टर द समटाइम्स, उसके बाद एटम के कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स को खोजा गया। सब एटॉमिक पार्टिकल्स को खोजा गया और उससे प्रूव हुआ कि एटम तो क्या होता है? ये इंडिविजिबल नहीं है, ये तो क्या होता है? डिविजिबल होता है। मतलब इसके सब एटॉमिक पार्टिकल भी होते हैं। द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स, नॉट ऑन द ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। वेरी गुड लाइंस, ठीक है। कि सक्सेस होने के लिए आपको अपने गोल पे रहना है, परेशानियों पे नहीं जाना। इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, लाइफ नहीं आ रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। दीज आर द हर्डल्स और ऑब्स्टेकल्स ऑफ द लाइफ, बट यू डोंट हैव टू फोकस ऑन द ऑब्स्टेकल, यू ओनली फोकस ऑन टू गोल्स। बस आपको, है ना, अर्जुन की तरह ये तीर दिखनी चाहिए, उस अर्जुन की तरह मतलब आग दिखनी चाहिए, मतलब गोल दिखना चाहिए आपको, बाकी आपको कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। एवरीथिंग विल बी पॉसिबल एंड यू विल डू डेफिनेटली, ठीक है। चलो, so atom is considered as the smallest particle, but divisibility of atom into subatomic particles so that atom possesses a definite internal configuration composition. लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी ने बता दिया कि भाई सब एटम क्या होता है? डिविजिबल होता है। तो एटम की जो डेल्टन थ्योरी थी, है ना, जो डेल्टन ने एटम के बारे में बताया था, ठीक है, आई हैव डिस्कस ऑलरेडी विद यू। और उसमें एटम ने क्या है? कई सारे पॉस्टुलेट दिए थे। पॉस्टुलेट का मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो, पॉस्टुलेट आर द स्टेटमेंट, ठीक है। तो डेल्टन ने भी 6 स्टेटमेंट क्या है, किसके बारे में बताए थे? एटम के बारे में बताए थे कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम व्हिच पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। कि कोई भी जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, जो क्या करते हैं? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। Atom are indivisible particle which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. और जो एटम होता है वो इंडिविजिबल पार्टिकल है, जिसको ना तो आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, है ना। जब हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो C+O2 इज इक्वल टू कार्बन ऑक्साइड, मतलब जितना मास इधर होगा उतना ही मास इधर भी होगा। और ये भी कहां से लिया गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से लिया गया। नेक्स्ट है, आखिरी में धीरे मत बोला करो सर, कंफ्यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, ठीक है, इन मास एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। और कहने का मतलब है कि ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। मतलब हर एटम की अपनी एक पहचान होती है और अपना एक मास होता है। एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल एंड डिफरेंट पीरियोडिक टेबल है, डिफरेंट मास, है ना। सोडियम का अलग है, पोटेशियम का अलग है, मैग्नीशियम का अलग है, यानी कि ये क्या है? इनकी प्रॉपर्टीज होती है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो मास में क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। Compound are formed when atoms of different element combined in a fixed ratio.
एवरीथिंग दैट इज वी हैव डिस्कस कि कंपाउंड क्या होते हैं कि जब कार्बन प्लस ऑक्सीजन, these are the element and when they combined in a fixed proportion, बताया था ना, जैसे H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनका क्या होता है, फिक्स प्रोपोर्शन होता है, मतलब इनका रेशियो चेंज नहीं होता है। और यही से क्या होता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी डिफाइन होता है। ठीक है, एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। बफरिंग हो रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लो, बाकी का भी हो रहा है भाई, रिफ्रेश कर लो, एक बार रिफ्रेश कर लो प्लीज। चलो ठीक है, ओके। एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन, इट मींस दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये क्या बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताता है। ठीक है, तो ये था कि पहले का इंट्रोडक्शन कि पहले एटम क्या था। लेकिन आज के टाइम में जो एटम है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जैसे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, matter is made up of smallest particle called subatomic particles, electron, proton, neutron, and after these three particles, positron, neutrino, and mesons. Here are some also others subatomic particles, लेकिन वो कैसे होते हैं, नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल में तीन ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिसको डिस्कवर किया था जे थॉम्सन ने, ध्यान रखना डिस्कवरी पूछ ली जाती है और पिछली बार पेपर में सवाल भी आया था। प्रोटॉन को जो डिस्कवर किया था, प्रोटॉन को जो डिस्कवर किया था, पहले न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था चार्डविक ने। प्रोटॉन को जो डिस्कवर किया था वो गोल्डस्टेन ने किया था। ध्यान से सुनना कि क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन इसको जो नाम दिया था वो किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। इसको जो नाम दिया था वो किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। गोल्डस्टेन ने तो क्या बताया था, एंड दे वर ऑब्जर्विंग विद द कैनाल रेज। ठीक है, कैनाल रेज क्या होते हैं, जनरली पॉजिटिव चार्ज रेज होती हैं। तो वहां से जब इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया तो इन्होंने बोला कि भाई यहां से कुछ एक पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इमिट होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन को जो डिस्कवर किया था वो ई गोल्डस्टेन ने किया था, बट इसको जो नाम दिया था वो किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की थी। इन्हीं ने बताया था अपने मॉडल में कि भाई एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, किसको, रदरफोर्ड साहब को क्या है, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है। तो जनरली इन फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में, इनकी डिस्कवरी के बारे में सवाल एग्जामिनेशन में पूछ ले जाते हैं, उनके कॉम्बिनेशन के बारे में सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, यानी कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। जैसे एक बार मैंने ग्रुप में भी शायद शेयर की थी, आपको पता होगा, है ना, फिर से वो मैं टेबल शेयर कर दूंगा। जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में मैं बात करूं, ठीक है, तो एक टेबल मैनर में जब हम इसको पढ़ते हैं कि भाई इसकी डिस्कवरी किसने की, डिस्कवरी के बाद इस पे चार्ज कितना होता है, चार्ज के बाद इस पे मास कितना होता है। ठीक है, और एग्जैक्ट चार्ज कितना होता है और एग्जैक्ट मास कितना होता है। ठीक है, एंड मोर ओवर की इसका लोकेशन कहाँ होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको इसमें करनी है। ठीक है,
अब जैसे एक होता है रिलेटिव चार्ज और एक होता है मतलब उसका डेफिनेट चार्ज, या एक होता है उसका रिलेटिव मास और एक होता है उसका डेफिनेट मास। अब ये रिलेटिव मास क्या होता है, जैसे मान के चलो कि हम 4 लोग हैं, ठीक है। एक का मास कितना है 100 केजी है, दूसरे का मास कितना है 200 केजी है, तीसरे का 400 केजी है और चौथे वाले का 800 केजी है। So this is what the exact mass of object A, B, C and D. And if I calculate the relative mass, और यदि मैं इनका रिलेटिव मास निकालता हूं तो मैं क्या करता हूं, मैं एक रेशियो निकाल लेता हूं। मैंने क्या किया, इन सबको 100 से डिवाइड कर दिया, 1, 2, 4 और 8। तो ये जो निकल के आ गया ये रिलेटिव मास निकल के आ गया, मतलब ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 4 है, डी का 8 है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव। रिलेटिव मास का मतलब होता है, रिलेटिव का मतलब होता है रिलेशन, और रिलेशन का मतलब होता है रेशियो। तो ये रेशियो ही तो बता रहा है कि ए का मास बी के मास से क्या है, हाफ है, या बी का मास ए के मास से ट्वाइस है, ठीक है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे ही यहाँ पे भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। जैसे डिस्कवरी के बारे में मैंने आपको बताया, और इनका इलेक्ट्रॉन को किसने किया, डिस्कवर थॉमसन ने किया। प्रोटॉन को किसने किया, ई गोल्डस्टेन ने किया। एंड न्यूट्रॉन को किसने किया, चार्डविक ने किया, ठीक है। जो नए बच्चे हैं इसके लिए एक फॉर्मूला होता है ईट पर नाच, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है ईट पर नाच। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन, पी फॉर प्रोटॉन, आर फॉर रदरफोर्ड, ठीक है। कई बार रदरफोर्ड की जगह ऑप्शन में गोल्डस्टेन भी मिल सकता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। एन फॉर न्यूट्रॉन और चे फॉर चार्डविक। तो दिस इज अ फॉर्मूला, इससे भी हम क्या है याद इसको रख सकते हैं। जब हम चार्ज के बारे में बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस के 19 कूलम। प्रोटॉन पे कितना होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस के 19 कूलम। और न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है। सर रदरफोर्ड ने तो कैथोड रे का डिस्कवर किया था, तो इलेक्ट्रॉन कैसे, रदरफोर्ड ने कैथोड रेस का डिस्कवर किया था, तो इलेक्ट्रॉन कैसे। देखो यहाँ पे क्या है कि डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की किसने की थी, थॉमसन ने की थी। रदरफोर्ड ने नहीं की थी, ना ही प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। प्रोटॉन को सिर्फ इन्होंने नाम दिया था अपने एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। प्रोटॉन ने तो सिर्फ उसको, मतलब रदरफोर्ड ने तो सिर्फ उसको नाम दिया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इनका रिलेटिव चार्ज में देखूं, ठीक है। अब रिलेटिव चार्ज इसका कितना हो जाएगा, +1, सॉरी इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा, -1, जो अभी मैंने आपको बताया। प्रोटॉन का कितना हो जाएगा, +1, और न्यूट्रॉन का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन का +1, न्यूट्रॉन का 0, और इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट किसी को। हाँ जी, चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एटॉमिक मास के बारे में, ठीक है। मतलब इसका जो मास होता है उसके बारे में हम बात करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो जनरली कितना होता है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, क्योंकि यही से कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसका जो एवरेज मास होता है वो 0 होता है, मतलब इसका जो एवरेज मास, रिलेटिव मास होता है वो 0, प्रोटॉन का 1 और न्यूट्रॉन का 1। इसका मास 0 क्यों होता है, ये रिलेटिव मास होता है। देखो मास तो किसी का 0 नहीं होता है, लेकिन ये कैसा होता है, रिलेटिव मास होता है, ठीक है। और रिलेटिव मास क्यों होता है, क्योंकि प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस के 27 केजी,
इसका भी कितना होता है 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस के 27 केजी। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस के 31 केजी। ओके, तो व्हाई वी से दैट द रिलेटिव चार्ज रिलेटिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज जीरो, क्योंकि यहां से हम देखें तो जनरली ये क्या निकल के आता है 9.1, ये क्या हो गया ऑन एन एवरेज 10 हो गया, 10 का पावर माइनस 31, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 का पावर माइनस के 32, और ये क्या है 10 का पावर माइनस के 27, तो 10 का पावर माइनस के 27 और 10 का पावर माइनस के 32, 27 से 27 कट जाएगा, कितना बचा 1/10 का पावर माइनस के 5, तो ये ऐसा हो गया कि 1 और 10,000, तो 10,000 के रेस्पेक्ट में जो 1 होता है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, तो इसीलिए इसका जो रिलेटिव मास होता है वो 0 होता है। ठीक है, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। और सारा जो मास होता है एटम का वो कहाँ होता है, यही रदरफोर्ड ने बताया था कि ये एटम है, और एटम का सारा मास किसमें होता है, सारा मास न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है। सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, तो रदरफोर्ड लिखना है कि गोल्डस्टीन लिखना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है तो वहां पे एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है और ऑप्शन क्या है वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को तो किसने डिस्कवर किया था, थॉमसन ने। प्रोटॉन पे चलती है लड़ाई, इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन को तो थॉमसन ने किया था, उसको तो थॉमसन ही लगाना है। चलो ठीक है, नेक्स्ट है लोकेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो लोकेशन, इलेक्ट्रॉन का जो लोकेशन होता है ये कहां पे होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं कहां पे, ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं, और प्रोटॉन कहां पे होता है, सेंटर में होता है, और न्यूक्लियस कहां पे होता है, ये भी सेंटर में होता है। ठीक है, तो ये जो टेबल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आपको ध्यान में रखना है, और ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो रिलेटिव मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो 0 हो जाता है। ठीक है भाई, चलो इलेक्ट्रॉन को अब यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन ने 1897 में डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड इन द कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट when the pressure of a discharge tube maintained at high potential is reduced to 10 की power minus 6 atmospheric pressure, a stream of negatively charged particle that is electron originated from the cathode। ठीक है, यहाँ से बस इतना इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से इमिट होता है और प्रोटॉन कहाँ से इमिट होता है, तो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है कहां से, कैथोड से। ठीक है, और प्रोटॉन इमिट होता है कहां से, एनोड से। ठीक है, तो ये भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इसकी जो रेज है वो नॉट विजिबल है, ठीक है, मतलब उनको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उनका जो बिहेवियर है उसको हम क्या है, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब उनके बिहेवियर को हम कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल्स में, जैसे जो हमारा ये ट्यूबलाइट है। ठीक है, ट्यूबलाइट इज कंसिस्ट ऑफ द कैथोड रेज, जब लाइट वहां पे चलती है तो वहां पे क्या होता है, आयनाइजेशन होता है, आयनाइजेशन होने के बाद क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। मतलब इनकी रेस को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसके बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो टेलीविजन में पिक्चर ट्यूब होती थी, जो पहले बड़ी टीवी होती थी, उसमें जो पिक्चर ट्यूब होती थी वो भी क्या होती थी, कैथोड रेज ट्यूब होती थी। इन द प्रेजेंस ऑफ electrical or magnetic field, the behavior of cathode rays are similar to that expected from negatively charged particle electron। ठीक है, यानी कि जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस होता है तो जो कैथोड रेज का बिहेवियर हो जाता है वो सिमिलर ही कैसा रहता है, कि जैसे वो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिवली मूव कर रहा है। सर डिस्चार्ज ट्यूब का क्या सीन होता है, डिस्चार्ज ट्यूब का सीन क्या होता है कि जैसे ये कोई ट्यूब है, ठीक है, मान के चलो, और मानो ये क्या है, कैथोड रेज ट्यूब है। तो जब थॉमसन ने क्या किया, इसको बहुत ज्यादा प्रेशर दिया, बहुत ज्यादा प्रेशर दिया इसको, भाई ये भी क्या है, मैटर है, और मैटर किससे मिलके बना है, पार्टिकल से मिलके बना है।
तो जब इसको बहुत ज्यादा प्रेशर दिया तो इसमें से क्या है, इसमें से एक रेज का इमिशन हुआ, और जब उस रेज को एनालाइज किया गया, ऑब्जर्व किया गया, तो देखा गया कि भाई ये तो कैसा है, यहां से कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकल रहा है। कैसा निकल रहा है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकल रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। डिस्चार्ज का मतलब होता है इफ इट इज इमिसिंग द चार्ज और द आयंस। यहां से कोई चार्ज निकल रहा है, रेज निकल रही है, आयंस निकल रही है, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में, ठीक है। एंड प्रोटॉन गोल्डस्टोन ने डिस्कवर किया था, कौन से रेस से किया था? कैनाल रेस से किया था, क्योंकि व्हाट आर द कैनाल रेस? दे आर द पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन। नाम किसने दिया था? ठीक है, रदरफोर्ड ने दिया था। रदरफोर्ड ने दिया था कब? 1990 में। चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस के 19 पूरा, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट बता दो। देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली क्या होते हैं? जैसे नॉर्मली क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते हो, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ चार्ज, राइट? इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट? फ्लो ऑफ चार्ज। एंड फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई। और इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? दैट इज नेगेटिव आयंस। तो जब नेगेटिव आयंस फ्लो होता है, यानी कि जब करंट फ्लो होता है, तो वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होता है, और वहां पे क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है, ठीक है। तो हियर आर द पॉइंट्स दैट की व्हेन देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक, इसने थोड़ा उसको रिवर्स करके बता दिया है कि जब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग जस्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन टू पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, बिकॉज इट इज द एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। करंट ही तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है? वो तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल मूव करता है। ओके, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन को चार्विक ने बाय बॉम्बार्डिंग ए थिन शीट ऑफ, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसकी थिन शीट थी? ये आपका इंपॉर्टेंट है, बेरिलियम लिया था। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल को लिया था, ठीक है। रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल था, ये हर कोई जानता है, लेकिन यहां से क्वेश्चन इनका बन सकता है कि न्यूट्रॉन ने किसकी सीट का यूज किया था? तो बेरिलियम की सीट का यूज किया था अभिनंदन। गोल्ड नहीं यूज किया था, गोल्ड का रदरफोर्ड ने किया था। Positive charge of the nucleus is due to the proton alone, but mass of the nucleus is not due to the proton alone. अभी मैंने आपको टेबल बताया, तो टेबल में भी हमने देखा, चलो टेबल में क्या देखा कि जो चार्ज है, वो चार्ज किसकी वजह से है? चार्ज सिर्फ प्रोटॉन की वजह से है, क्योंकि न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है। लेकिन एटम का जो मास होता है, वो सिर्फ प्रोटॉन की वजह से नहीं है, वो प्रोटॉन की भी है और उसमें न्यूट्रॉन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब बोथ आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलेटिव मास, बट चार्ज में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वन एंड ओनली प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। चलो, तो न्यूक्लियस इज नॉट ड्यू टू प्रोटॉन अलोन, क्योंकि न्यूक्लियस किससे मिलके बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। मास क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। कुछ नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स भी होते हैं, दे आर नॉट इंपोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, है ना, जनरली मतलब नहीं पूछे जाते हैं। बाय द वे कुछ एक क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं? पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, पायोमेशंस एंड क्वार्क्स एंड द बोसॉन्स। Generally these are the non fundamental particles, okay, and इनका काम क्या होता है? ये भी एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, है ना। लेकिन ये कैसे होते हैं? नॉन फंडामेंटल होते हैं। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेसिक, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल। लेकिन ये कैसे होते हैं? ये ना तो स्ट्रक्चर बनाते हैं ना फंक्शन बनाते हैं, बस जस्ट एज ए पार्ट ऑफ द सब, पार्ट ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो, एंटी पार्टिकल का मतलब क्या होता है? पहले इस टर्म को समझते हैं।
exist an identical fundamental particle just opposite in the same property. जैसे हम फिजिक्स पढ़ते हैं एंड फिजिक्स में सर्कुलर मोशन को हम पढ़ते हैं. सर्कुलर मोशन इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या है, सेंटर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. टू बैलेंस दिस फोर्स देयर इज येट अनदर फोर्स व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द सूडो फोर्स, और जिसका नाम क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है. सभी को पता है एक सेंट्रीपिटल होता है, एक सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ लगता है, सेंट्रीपिटल बाहर की तरफ लगता है. ऐसे ही एंटी पार्टिकल क्या होते हैं कि हर एक पार्टिकल का एक अपोजिट आइडेंटिकल पार्टिकल होता है. फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया. अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जमीन आसमान का फर्क है, ध्यान रखना. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कुछ और होता है, प्रोटॉन का मास कुछ और होता है. बट पॉजिट्रॉन क्या होता है, बस यहाँ पे चार्ज का डिफरेंस होता है. ये माइनस ई होता है और ये क्या हो जाता है, प्लस ई हो जाता है. सो डू नॉट बी कंफ्यूज इन द पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन. प्रोटॉन का मास कितना है, उसका मास है माइनस के 27, 10 का पावर माइनस के 27. बट इलेक्ट्रॉन का मास और पॉजिट्रॉन का मास दोनों का सेम होगा, चार्ज क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा. ठीक है. पॉजिट्रॉन and who discovered it by the Anderson, ठीक है. and this is the anti particle of electron. चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है. मास क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है. सिंबल क्या होता है, ई पॉजिटिव हो जाता है. अपन इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, ई नेगेटिव, और ये इसका होता है ई. सर इसे प्रोटॉन के पास ले जाने पे रिपेल करेगा, हाँ बिल्कुल रिपेल करेगा. क्यों, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है. ये बात एग्री है. ओके चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी प्रोटॉन. ऐसे ही प्रोटॉन का भी क्या होता है, सब एटॉमिकल पार्टिकल होता है. ठीक है. ये काम नहीं करता है, काम इन द सेंस मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या होते हैं, जनरली कोई भी जो चीज है ना, वो इस दुनिया में पेयर्ड वे करती है. जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ना, कि फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो कहने का मतलब है कि वही सारी चीजें केमिस्ट्री में भी लागू होती है. ठीक है. और उनके लिए भी क्या होता है, एक सेम क्या होता है, सरकारें कब चलती है, क्यों भाई, सरकारें कब चलती हैं, जब विपक्ष मजबूत होता है. पता है ना आपको, क्यों भाई. एक अच्छी सरकार कब होती है, एक अच्छा व्यक्तित्व कब होगा, कि जब उसके विरोधी ज्यादा होंगे. नॉट ऑन द विरोधी, मतलब उसका विपक्ष मजबूत होगा, सरकार वही अच्छी होती है ना. विपक्ष और पक्ष, है ना. कोई भी डिबेट आप कर रहे हो, तो डिबेट कब अच्छी होगी, कि जब आपको डिबेट करने वाले होंगे. तो एवरीथिंग इज एग्जिस्ट इन लाइक पेयर. ठीक है. तो पेयर का मतलब होता है कि भाई उसकी एक अपोजिट चीज भी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है. वही ये होते हैं आपके नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स. प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है इस पे, प्रोटॉन के उल्टा चार्ज होता है. एंड मास कितना होता है, तो मास क्या होता है, प्रोटॉन के मास के बराबर होता है. ठीक है. सिंबल क्या हो जाता है इसका, पी हो जाता है. न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, ये भी क्या होते हैं, by Pauli while explaining the emission of beta particles from radioactive nuclei. हालांकि ये पूछा नहीं जाता है, आपको जो सवाल मिलेगा वो फंडामेंटल पार्टिकल से ही हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, नॉन फंडामेंटल है. बस इतना ध्यान रखना कि ये भाई किस में होते हैं, नॉन फंडामेंटल पार्टिकल में होते हैं. इसका जो रेस्ट मास है, चार्ज होता है, वो क्या होता है, 0 होता है. लेकिन बट आफ्टर ऑल दे हैव एनर्जी एंड द मोमेंटम. अब देखो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इसके पास रेस्ट मास भी 0 है एंड चार्ज भी 0 है, बट अभी इसके पास क्या होता है, एनर्जी भी होता है एंड मोमेंटम भी होता है. एंड दे आर म्यूचुअली एंटी पार्टिकल्स ऑफ द ईच अदर. दोनों क्या है, एक दूसरे के एंटी पार्टिकल होते हैं. नेक्स्ट है पाई मेसॉन्स, जिसको युकावा ने डिस्कवर किया था. तो डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है. एंड इसको कहां से डिस्कवर किया था, कॉस्मिक रेस से डिस्कवर किया था. ठीक है. अभी 2-4 साल में आप देख रहे होंगे कि कॉस्मिक रेस से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है. इसको मैं पढ़ाऊंगा अलग से, कॉस्मिक रेस. ठीक है. तो इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं.
पता नहीं क्यों, मतलब एक तो इसलिए कि क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैमिली का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। और इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या होता है, अलग होता है। इसको मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में, डेप्थ में, कि कॉस्मिक रेज क्या होते हैं, क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो कॉस्मिक रेज की डिस्कवरी से ही क्या डिस्कवर हुआ था, बाय मैसन्स, ठीक है। एक होता है क्वार्क्स एंड बोसॉन्स, ठीक है। ये भी क्या होते हैं, एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल, नॉन फंडामेंटल, है ना, लाइक प्रोटॉन न्यूट्रॉन ईटीसी आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड क्वार्क्स। तो एक बोसॉन पार्टिकल होता है जो किससे मिलके बनता है, मेसॉन प्लस फोटोन से मिलके बनता है। अर्थक्वेक वाली रेज है ना, ये नहीं, वो अलग होता है, वो पी वेव, एस वेव, प्राइमरी, सेकेंडरी, वो अलग हो जाता है। सब कुछ पढ़ाऊंगा। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पार्टिकल्स का। अब यहां से आगे हमें एक चीज जो डिस्कवर करनी है, दैट इज एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स का मतलब क्या है कि भाई एटम जो एग्जिस्ट करता है वो कैसे एग्जिस्ट करता है ना। और लोग आए, लोगों ने अपने मॉडल के बारे में बताया, फिर उसमें कुछ कमियां निकली, फिर दूसरे लोग आए, दूसरे लोगों ने अपना मॉडल दिया, फिर उनके मॉडल में कुछ कमी निकली, है ना। उनके मॉडल में कमी निकलने के बाद फिर तीसरे मॉडल आए। सर एटॉमिक और क्वार्क्स में डिफरेंस, सर कोई डिफरेंस नहीं है, बस जनरली मान के चलो कि वो क्या है, नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स है, ठीक है। बहुत ज्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना है, इफ इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो एटॉमिक मॉडल्स में, मतलब यहाँ पे मैं इसको कहूंगा कि भाई कौन बनेगा बापू, मतलब रेस चल रही थी कि बापू कौन बनेगा, कौन अपने सर पे ये ताज लेके जाएगा कि हाँ भाई आई हैव डिस्कवर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स मॉडल, ठीक है। अब एटॉमिक मॉडल की डिस्कवरी में सबसे पहले नाम आता है दादा थॉमसन का, ठीक है। और दादा थॉमसन ने जो मॉडल दिया था, और उनका नाम था क्रिसमस पुडिंग मॉडल, या इसको हम क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। और जनरली यहां से क्या इंपॉर्टेंट होता है कि इन्होंने अपने मॉडल में क्या बताया था और इनका मॉडल फेल क्यों हो गया था, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, which one of the following statement is not related with the Thomson model, मिलेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। which one of the following is not related with the atoms and molecule। अच्छा, कल एक चीज मैंने नहीं की थी, ठीक है, वो मैं आज कर दूंगा। आपने भी, किसी ने मुझे ध्यान नहीं दिलवाया, ठीक है। और अभी तक आपको ध्यान ही नहीं है। कल मैंने आपको बोला था कि 9th क्लास की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 पढ़ लेना है। तो आप में से किसी ने मुझे मैसेज नहीं किया कि सर मुझे वो वाली पीडीएफ दे दो जो आपने बोला था, है ना। आप भी सोच रहे हो ठीक है भाई, काम कम हो गया, नहीं भेजी तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप भी अपनी तरफ से अवेयर रहा करो, किया है, मुझे तो नहीं मिला, है ना। तो कहने का मतलब है पढ़ लेना, मैं पीडीएफ आपको आपके ग्रुप में भेज दूंगा, है ना। हाँ, एनसीईआरटी ऐप से सर नहीं, ठीक है, आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, डाउनलोड। जिनको नहीं मिलता है मैं उनको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इंटरनेट सर्फिंग से जितना बच सकते हो उतना बचना भी है। आपको टाइम वेस्ट क्यों करना है, आपको एग्जैक्टली वहीं पे जाना है, बुक पे नहीं जाना है आपको, आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 पे जाना है। चलो मैं आज भेज दूंगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेना। कहने का मतलब है कि वो ना चाहिए, 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। थॉमसन ने अपने मॉडल में क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई जो एटम होता है, और इनका जो मॉडल था कुछ कुछ इस तरीके से था कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरे में फैला हुआ है, और नेगेटिव चार्ज क्या होता है इसमें एम्बेडेड होता है, ठीक है। यानी कि टेलीग्राम लिंक शांतनु, आप यहाँ पे अपना नंबर छोड़ दो, एडमिन आपको ऐड कर लेगा, ठीक है। सर व्हाई डोंट वी यूज प्रोटॉन इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाई वी यूज ओनली इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विल डिस्कस लेटर। तो थॉमसन मॉडल क्या था कि भाई पॉजिटिव चार्ज ऐसे फैला हुआ है और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इसमें एम्बेडेड होते हैं। तो थॉमसन ने दो ही बातें कही थी अपने मॉडल के बारे में। और पहला इन्होंने बोला कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि पॉजिटिव चार्ज हुआ है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है इसमें एम्बेडेड होता है।
दूसरा इन्होंने बोला था कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, और इक्वल होने का मतलब है कि एटम क्या होता है, एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। दिस वाज द सेकंड स्टेटमेंट एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। ध्यान रखना, स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब यहां पे इन्होंने बताया तो भाई इनका ड्रॉबैक्स क्या था। तो इनका जो ड्रॉबैक्स था वो ये था कि थॉम्सन के मॉडल ने एक्सप्लेन किया कि जो मॉडल है वो एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन इनकी बात को जब रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा तो दे कांट प्रूव दैट कि भाई ऐसा नहीं उनको कहीं भी मिल रहा है। आप बोलो कि मैं 5 साल पहले मैं क्या था, मेरे पास 5, मैं करोड़पति था, एंड अभी मैं डॉक्यूमेंट उठा के देख रहा हूं और 5 साल पहले आपके पास 5 पैसे भी नहीं थे, तो क्या हो गया कि आपका स्टेटमेंट गलत प्रूव हो गया। तो थॉम्सन मॉडल का जो ड्रॉबैक्स था वो यही था कि इन्होंने बोला था कि भाई एटम क्या होता है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन ऐसा कहीं भी प्रूव नहीं किया गया। तो ये क्या था, ये इनका मतलब साइंटिस्ट कहीं भी ये नहीं बता पाए थे कि भाई ऐसा होता है, तो इनका ये क्या हो गया, ड्रॉबैक्स हो गया, ठीक है। तो इनके बारे में दो ही बातें इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि इनका मॉडल क्या था और इनका ड्रॉबैक्स क्या था। सेकंड नंबर पे फिर रदरफोर्ड ने फिर क्या है, गोल्ड एक्सपेरिमेंट किया। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि रदरफोर्ड के साथ इनके 2 चेले भी थे और चेलों का नाम क्या था। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब हो गया गणेश कि देयर आर 10 पॉजिटिव चार्ज एंड 10 नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एंड 10 पॉजिटिव टू 10 नेगेटिव कट जाएगा, इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। चलो, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, और रदरफोर्ड के साथ इनके 2 चेले भी थे, एक थे हैंस गीगर और एक थे अर्नेस्ट मार्स्टन, ठीक है। 1911 में उधर क्या चल रहा था, दिल्ली दरबार लग रहा था इतिहास में, और उधर रदरफोर्ड साहब अपना, है ना, दिल्ली दरबार कब लगा था, 1911 में ही लगा था, याद है कि भूल गए। चलो, तो इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया, और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या है, गोल्ड फॉइल पे क्या है, अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड कराया। तो इनका मॉडल किसकी तरह था, इनका मॉडल बिल्कुल आज के रिश्तेदारों की तरह था। हाँ, किंग जॉर्ज 5, जैसे आम घरों में शादी पार्टी का फंक्शन होता है, ठीक है, डू नॉट बी, है ना, बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा फन, कि जैसे भाई आपके घर में कोई फंक्शन है, आपने रिलेटिव को बोला, तो 90% रिलेटिव कैसे होते हैं, आपके घर आने वाले आएंगे, दावत खाएंगे और निकल जाएंगे। गलती से आप मिल गए तो ठीक है जी, हम आ गए, अटेंडेंस लगा लेना हमारी, ठीक है, और देख लो हमने कन्यादान भी कर दिया है, और 100 रुपए लिखवा के जाएंगे और 500 रुपए का कम से कम खा के जाएंगे। ऐसा ही होता है ना, 100 रुपए लिखवा के जाएंगे और कम से कम 5 लोगों को जाएंगे, खाएंगे भी और बिगाड़ेंगे भी। 90% ऐसे ही होते हैं शादी पार्टी, है ना। चलो, तो कुछ ऐसे होते हैं कि आएंगे, है ना, थोड़ा बहुत जानकार है ना, उसके बाद थोड़ा बहुत रुकेंगे और देखेंगे, कुछ काम वाम की व्यवस्था भी देखेंगे, और गलती से मालिक की निगाह बची तो वो भी क्या है, टाटा बाय बाय करके निकल लेंगे, है ना। एंड बहुत कम ऐसे होते हैं कि जो वहां जाते हैं और रुकते हैं, और रुकने के बाद तब तक शादी को एंजॉय करते हैं, मतलब तब तक वहां रहते हैं, तब तक की कंप्लीट नहीं हो जाती है। ऐसा ही होता है जनरली, उसमें हमारी बुआएं हो गई, बहनें हो गई, है ना, या फिर थोड़े बहुत क्लोज रिलेटिव हो गए। नहीं तो आजकल तो भाई रिश्तेदारी तो दुनिया का सबसे बड़ा हर्डल कोई है ना, वो रिश्तेदार है। वैसे देखो फोन पे, हाँ बेटा तुम्हारा कोटा गया था, क्या हुआ है, अभी फोन करके मैं वापस कह दूंगा कि हाँ बेटा कोटा गया था और 50,000 रुपए की जरूरत है, तो मान के चलना कि 5 महीने तक फोन नहीं आएगा फिर, क्यों, आपने 50,000 मांग लिया।
वैसे फोन। अच्छा बेटा एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा था, क्या हुआ? अरे बड़ा टाइम हो गया, है ना? वो तो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहा है, अभी तक कुछ हुआ नहीं। देखो हमारा बेटा देखो बी फार्मा कर लिया, डी फार्मा कर लिया, वो तो दुनिया कर रही है। मतलब कहने का मतलब है कि रिश्तेदार भी समय समय पे हमें बताते रहते हैं कि भाई हम भी एग्जिस्ट करते हैं, विरोधी आपके एग्जिस्ट करते हैं, है ना? क्योंकि दूसरे को क्या पता कि आप क्या हो, रिश्तेदारों को सब पता है कि आपका बेटा कहाँ पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है। और कल को ये एनडीए में ऑफिसर बन गया तो साला आप उनकी पूछ नहीं करेगा, सबसे बाद में बुलाएगा, कह रहे बाद में रहो, बाद में खाओ और निकलो यहां से, है ना? यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। आई वॉन्ट सम क्वालिटेटिव पीपल, नॉट क्वांटिटेटिव पीपल। तो वो पिन करते रहते हैं। ठीक है, चलो। तो ऐसा ही कुछ रदरफोर्ड मॉडल था। रदरफोर्ड मॉडल में जो ज्यादातर रेस थी वो सीधे निकल गई थी, और कुछ एक थी जो डाइवर्ट हुई थी। ठीक है, और बहुत कम थी, है ना, जो क्या है बाउंस बैक हो गई थी। और यही इनका मॉडल था जिसमें इन्होंने बताया कि भाई जो सीधी निकल गई वो जनरली कैसे थे, जो सीधी निकल गए मतलब कि एटम के अंदर जो सारा मास होता है वो कहाँ पे सेंटर होता है, न्यूक्लियस में एक्यूमुलेटेड रहता है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी मास नहीं रहता है, रेज आई और सीधी निकल गई। लेकिन सेंटर पे जो आई वो क्या हो गई, बाउंस बैक हो गई, मतलब जैसे गई थी वो वैसे ही वापस आ गई। तो रदरफोर्ड के मॉडल से ही किसकी डिस्कवरी हुई, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। और न्यूक्लियस इज कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो व्हाट आर द कंक्लूजंस? ठीक है, वेरी सिंपल। देयर इज अ पॉजिटिवली गई, बाउंस बैक हो गई, मतलब जैसे गई थी वो वैसे ही वापस आ गई। तो रदरफोर्ड के मॉडल से ही किसकी डिस्कवरी हुई, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। और न्यूक्लियस इज कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो व्हाट आर द कंक्लूजंस? ठीक है, वेरी सिंपल। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फेरिकल सेंटर इन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम reside in the nucleus. Proton and neutron are packed into it. The electron revolve around the nucleus in well-defined orbit, thus most of the part of the atom is empty. The size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom. Nucleus का size atom के size के comparison में बहुत ही कम होता है। इनके drawbacks क्या थे? That is the very important point, that is called the drawbacks. इनका जो drawbacks था वो ये था कि भाई एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऐसे सर्कुलर वे में घूम रहे हैं। जब कोई भी चीज मोशन करती है या कोई भी चीज एक्सेलरेशन करती है तो उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? तो एक्सेलरेशन करने के लिए कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये धीरे धीरे अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा। और जब धीरे धीरे एनर्जी लूज होगी तो ये इट विल कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस, और पास में आते 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 फाइनली ये न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। मान के चलो कि ये मैं कोई चीज है और इसको मैं ऐसे सर्कुलर ही घुमा रहा हूं, जब तक मैं इसको फोर्स देता रहूंगा तब तक ये इसी सर्कुलर वे में घूमती रहेगी। लेकिन जैसे 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 कम होगी तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, है ना? तो कहने का मतलब है कि रदरफोर्ड वाज अनेबल टू प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और एटम, है ना? भाई इनके हिसाब से क्या हुआ, इनके हिसाब से तो ये हुआ कि जो एटम होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। एटम क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। सर एक बात बताओ, ये ड्रॉबैक्स वाले इतने ही ज्ञानी थे तो खुद क्यों नहीं कोई मॉडल लाते थे? भाई गलती और दुकान दूसरे की ही दिखती है, अपनी नहीं दिखती। ये पहले भी था, आज भी था और फ्यूचर में भी रहेगा, है ना? ये पहले भी था, फ्यूचर में भी रहेगा और आज भी। गलती और दुकान, समझ रहे हो, वो दूसरे की दिखाई देती है, अपनी नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इनका जो मॉडल था वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल था। इसकी स्टेबिलिटी को किसने प्रूव किया था? और इसकी स्टेबिलिटी को प्रूव करने के लिए आए थे नील्स बोहर। बोहर्स ने अपने मॉडल में फिर क्या किया, इस स्टेबिलिटी को प्रूव किया। बोहर्स ने बोला कि
जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है और वो क्या करता है, किसी भी सर्कुलर पथ पे घूमता है। तो बोहर्स ने किसके बारे में बताया? ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल के बारे में बताया। उन्होंने बोला कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, स्पेसिफिक ऑर्बिट होते हैं। स्पेसिफिक ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा कोई भी रनिंग ग्राउंड होता है, तो रनिंग ग्राउंड कैसे होता है, मान के चलो कि ये कोई भी ग्राउंड है, तो वहां पे सबके लिए क्या बने होते हैं, स्पेशल सेल बने होते हैं। स्पेशल सेल होने का मतलब क्या होता है कि सबका जो पथ है वो क्या है, अलग अलग है। मान के चलो देयर आर द 4 एथलीट्स एंड दे आर रनिंग इन अ 400 मीटर्स सर्कुलर पथ, ठीक है। तो भाई ये वाला अपने में दौड़ेगा, ये वाला अपने में, ये अपने में और ये अपने में। ऐसा नहीं है कि ऐसे करके ये ऐसे चलेगा, तो तब तो क्या होगा, अनस्टेबिलिटी हो ही जाएगी। देन स्टेबिलिटी कब आएगी, कि जब ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, अपने ही ऑर्बिटल में घूमेगा। तो इन्हीं ऑर्बिटल के बारे में, सर इनकी रेडियस चेंज है, हाँ जी बिल्कुल चेंज है रेडियस, लेकिन यहाँ पे जब आपने देखा होगा कि जो पास में है वो यहाँ से दौड़ता है, जो दूर है वो यहाँ से दौड़ता है, वो यहाँ से दौड़ता है, नेक्स्ट वाला यहाँ से दौड़ता है, एंड फिनिशिंग लाइन सबका यही होगा। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल, कि हर ऑर्बिट का क्या होता है, अपना एनर्जी लेवल होता है। और सेम एनर्जी वाले एक ऑर्बिट में घूमते रहेंगे, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो अगले में, जिसकी कम होगी वो पिछले में घूमेंगे। और इसी को क्या बोलते हैं हम, डेफिनेट एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो बोहर्स ने आके हमें किसके बारे में ज्ञान दिया, बोहर्स ने बोला कि भाई कोई भी एटम है और एटम के क्या होते हैं, सेल होते हैं। जिन्होंने बोला कि भाई के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल, ये क्या होते हैं, पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होते हैं। और एक सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2n का स्क्वायर हो सकते हैं। ठीक है, कितने हो सकते हैं, 2n का स्क्वायर हो सकते हैं। मतलब जैसे के सेल में कितना हो जाएगा, तो 1 का पावर 1 2 हो जाएगा। एल में कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। एम में कितना हो जाएगा, 3, तो 3 दूनी 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 4 चौक 16 दूनी 32, तो 2 8 18 32। एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है कि भाई एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये किसने बताया फिर, ये हमें बताया किसने, बोहर्स मॉडल ने बताया। हु प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो बोहर्स ने क्या है, इसकी स्टेबिलिटी को प्रूव किया। इनके भी ड्रॉबैक्स थे। इनके क्या ड्रॉबैक्स थे, जब हम इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो आपको पता होगा कि वहां पे लिखा होता है कि मैक्सिमम आउटर मोस्ट सेल में हम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। देखा होगा ना आपने, हाँ जी, है ना। तो ये उस बात को बारे में कुछ भी ज्ञान इन्होंने नहीं दिया था। ठीक है, हाँ जी, ऑक्टेव रूल, यानी कि मैक्सिमम आउटर मोस्ट सेल में 8 ही हो सकते हैं। किसी भी सेल हो वो 8 ही हो सकते हैं। तो फिर उसके लिए और विद्वान आए, उन्होंने फिर इसके बारे में बताया। ठीक है, तो दिस वाज द बोहर्स मॉडल। ठीक है, एंड दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ये के सेल, एल सेल, एम सेल, और ये क्या है, एन सेल। It couldn't explain the ability of atom to form molecule by chemical bonds. That is very important point कि ये क्या नहीं बता पाए थे कि कोई भी एटम है वो मॉलिक्यूल कैसे बनाएगा। अच्छा भैया ये कैसे पता लगता है, ये पता लगता है वैलेंसी से। और वैलेंसी किससे पता लगती है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से। उसके बारे में कोई ज्ञान इन्होंने नहीं दिया। ठीक है, they were unable to explain the splitting of spectral line in the presence of magnetic field or electric field। भाई ये दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, एनडीए में पूछा गया है इनके बारे में। एक होता है जीमेन इफेक्ट और एक होता है स्टार्क इफेक्ट। जनरली दे आर द टॉपिक ऑफ क्लास 11th एंड 12th। ठीक है, क्लास 11th की केमिस्ट्री में ये है। ये होता क्या है, मैं आपको नॉर्मली यहाँ पे बता देता हूँ कि जीमेन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट ये क्या होते हैं,
जनरली दीज आर द स्पेक्ट्रल लाइन फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि जब कोई भी रेज है एंड इट कम्स इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आती है, तो वहां से क्या होता है, एक स्पेक्ट्रम बनता है। मतलब वहां से क्या होता है, लाइट का स्प्लिट होता है। यदि ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में तो इसको बोलते हैं जीमैन इफेक्ट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इसको हम बोलते हैं स्टार। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप दोनों को याद रखेंगे। तो फाइनली तीनों की डिस्कवरी से हमें एटम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता लग गया कि भाई एटम होता क्या है। ठीक है, एटम क्या होता है और इसके बारे में हमें पता लग गया। दो इफेक्ट हमारे होते हैं प्रिंस, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट के द्वारा कॉज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कॉज होता है। यदि ये इफेक्ट किसकी वजह से है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जीमैन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टार्क इफेक्ट। ओके, फाइनली फिर हमें क्या पता चल गया, एटम के बारे में पता चल गया कि भाई एटम क्या होता है। अच्छा, इसको हम कैसे लिखते हैं, ए बी सी डी और लास्ट में चले जाओ एक्स, और ये क्या हो गया, हमारा जेड हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक्स क्या बताता है, कोई भी एलिमेंट के बारे में बताता है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट एंड ए इज द एटॉमिक मास। ए को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं, और जेड क्या होता है, दैट इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, जनरली जो एटॉमिक नंबर होता है वो किससे डिसाइड किया जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिसाइड किया जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिसाइड किया जाता है। क्यों सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी डिसाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है, राइट। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने भी किसी इलेक्ट्रॉन में होंगे उसी को हम क्या कहते हैं, उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। एंड व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। और जनरली यही क्या होता है, न्यूक्लियस, क्योंकि सारा मास किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है। प्रोटॉन कभी कहीं नहीं जाते, नहीं जाता भैया, उसकी सेहत में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना, ये सवाल पूछा जाता है कई बार कंफ्यूज करने के लिए। जैसे आपको पूछेगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर इन एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, ए बी सी डी, है ना, 10 13 14 या 16, पूछ लेगा ऐसा सवाल। और देखना आप में से गलतियां करते हैं। हाउ मेनी प्रोटॉन्स, प्रोटॉन पूछ रहा है, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव में कितने प्रोटॉन होंगे, देखो घूम गए, है ना। हाँ, तो कहने का मतलब है कि एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव पहले भी दे रहे थे, अभी भी दे रहे रहेंगे, उसकी सेहत में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एटॉमिक मास ए, एटॉमिक नंबर जेड, यहां से फिर हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस निकालते हैं। कई बार एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल इस पे पूछ लिया जाता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा, भाई इलेक्ट्रॉन तो 10 हो ही जाएगा, बट मैंने आपसे पूछा था प्रोटॉन के बारे में। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, दैट इज सिंपल है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्योंकि इसमें से जब इसको घटाओगे तो प्रोटॉन हट जाएगा, सिंपली क्या बचेगा आपके पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बचेगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, जनरली न्यूक्लियस में प्रेजेंट होने वाले यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ओके, इज इट क्लियर टू यू? एटॉमिक मास ना, हाँ एटॉमिक मास। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स के बारे में। ठीक है, अब एक और बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट यहां से मिलता है, दैट इज कॉल्ड द आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स।
चलो टाइम हो गया, कोई बात नहीं भाई, एक्स्ट्रा पढ़ लो, एक्स्ट्रा पढ़ लो, ठीक है। जितने मिनट एक्स्ट्रा पढ़ोगे उसका फिर फीस दे देना बाद में, अभी नहीं बाद में दे देना, क्योंकि अनअकैडमी तो 1 घंटे का ही देगी, है ना। बाकी जो भी टाइम में एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ वो डेली एक कॉपी में लिख लिया करो भाई, एडमिन साहब लिख लिया करो, है ना, बाद में फिर बता देना हम नहीं देंगे सर, कोई बात नहीं भाई। गालिब कह गए हैं जो मिल गया वो मिट्टी है और जो ना मिला वो सोना है। क्यों भाई, आप दोगे तो भी ठीक है, आप नहीं दोगे तो भी ठीक है, 50 पैसा हर रोज का। चलो उम्मीद आपसे यही थी। हाँ जी, चलो ये दो छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, इसको पढ़ लो, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसमें फिर बचेगा क्वांटम नंबर, तो क्वांटम नंबर फिर मैं इसमें बता दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोप, ठीक है। एग्जाम का सबसे फेवरेट होता है और एनडीए का भी मान के चलो कि फेवरेट होता है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोप, चलो इनको आप ऐसे समझो, मैं यहां पे बना देता हूं आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन्स। जनरली क्या होता है कि इसको हम क्या करते हैं, रटते हैं, यही होता है, इसको हम क्या करते हैं, रटते हैं। और रटने में कई बार कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। रटते हो कि नहीं रटते हो? Isotopes are that element which have the same atomic number but different atomic mass are called isobars. Isobars have the same atomic mass but different atomic number are the isobars. Isotones have the, ऐसे ही करते हो जनरली, है ना। लेकिन आज इनका मतलब समझो, और मतलब समझने से, है ना, क्या है इनका, आप इजीली इनको याद कर सकते हो। देखो शुभम का कॉन्सेप्ट देखो, जिसकी टोपी डिफरेंट हो वो क्या हो जाएगा, आइसोटोप्स हो जाएगा। नहीं, आइसोटोप्स, आइसो का मतलब होता है ब्रदर सेम, ठीक है, और टोप्स का मतलब क्या होता है, लैटिन भाषा में प्लेस, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में जिसका प्लेस सेम होगा, और सेम प्लेस पे यदि कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई भी एलिमेंट रखा हुआ है, तो उसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, पता है ना। दिस इज द पीरियोडिक टेबल, एंड पीरियोडिक टेबल में 5 एटॉमिक नंबर पे एक खाने में जितने भी एटम होंगे उनका एटॉमिक नंबर वही रहेगा। तो व्हाट इज द आइसोटोप, जिनका सेम प्लेस होता है पीरियोडिक टेबल में। सेम प्लेस होने का मतलब है कि उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो आई कैन राइट इट दैट एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, एंड एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। लेकिन ये तो बच्चों वाली चीज हो गई, ये तो क्या हो गई, बच्चों वाली चीज हो गई जो पहले पूछी जाती थी। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछता है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, ध्यान सुनना, एटॉमिक नंबर एंड हियर इज द एटॉमिक मास। अभी बताया था एटॉमिक मास, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, क्या है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ। देन द सेकंड डेफिनेशन ऑफ इट, ऐसे दो एलिमेंट जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन तो क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। प्रोटॉन इधर भी है, प्रोटॉन इधर भी है, बट व्हाट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ, व्हाट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन, ठीक है। हालांकि मैंने हाइड्रोजन के चैप्टर में पढ़ाया था, यहाँ पे भी एक बार सीख लो। हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा आइसोटोप है जिसके नाम होते हैं, बाकी इस दुनिया में किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स के नाम नहीं होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, H1, H1, H1,
नीचे हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर तीनों का सेम होता है, ऊपर एटॉमिक मास इधर 1 इधर 2 इधर 3। चलो थोड़ा सा इस पे रिसर्च करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही होता है। इलेक्ट्रॉन एक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एक, इलेक्ट्रॉन एक, प्रोटॉन एक, प्रोटॉन एक, प्रोटॉन एक। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। देन व्हाट इज द न्यूट्रॉन? ठीक है, तो बताया था एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा दो, एक में से एक घटाया 0, दो में से एक घटाया 1, तीन में से एक घटाया 2। ठीक है, एकमात्र ऐसा आइसोटोप जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होता है, दैट इज व्हाट, प्रोटियम। इनके नाम क्या होते हैं, प्रोटियम होता है। ठीक है, दूसरे का ड्यूट्रियम होता है और तीसरे का ट्राइटियम होता है। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। तो प्रोटियम ऐसा मात्र आइसोटोप होता है जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 हो जाता है। तो यहां से आपको क्या देखने को मिला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो तीनों में सेम है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, तीनों में डिफरेंट है। तो ये क्या हो जाता है, आइसोटोप हो जाता है। ड्यूट्रियम ये हैवी वाटर बनाने के काम आता है, जो मॉडरेटर की तरह यूज होता है। और ट्राइट्रियम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये हाइड्रोजन का कैसा होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखना। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसो बार। आइसो बार का मतलब होता है, आइसो का मतलब सेम और बार का मतलब होता है वेट, मतलब जिनका वजन क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, जिनका वजन क्या होता है, सेम होता है। सर प्रोटियम स्टेबल है क्या? प्रोटियम क्या होता है कि इससे बनता है हैवी वाटर, है ना। स्टेबल तो है ही, है ना, क्योंकि इसमें क्या है, कंप्लीटली सारी चीजें होती है। और पहले वाले में क्या है कि वहां पे न्यूट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, तीसरे वाले में एक्सेस होती है। तो बीच वाले को क्या करते हैं कि पहले और दूसरे के रेस्पेक्ट में वो स्टेबल हो जाता है। ओके, आइसोबार्स जिनका एटॉमिक मास सेम होता है, जिनका एटॉमिक मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक मास सेम होता है, जिनका एटॉमिक मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। हाँ, हाइड्रोजन के आइसोटोप के ही नाम है सिर्फ, बाकी किसी के नहीं। कार्बन 12, 13, 14 नाम नहीं है उनके, सिर्फ कार्बन 12, 13, 14 नाम नहीं है। तो एटॉमिक मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे बात करता हूं मैं किसके बारे में, कैल्शियम के बारे में। एंड आपका एक हो गया कैल्शियम और एक हो गया कैल्शियम और एक हो गया पोटेशियम। ठीक है, तो कैल्शियम और पोटेशियम, कैल्शियम का जो मास होता है ऑन एन एवरेज 40, एंड पोटेशियम का और कैल्शियम का भी क्या होता है, 40। इसका होता है 40.1 और कैल्शियम का होता है 39.9 के समथिंग। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज 40 हो जाता है। लेकिन कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 20 और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 90। ठीक है, तो दे हैव द डिफरेंट एटॉमिक मास बट सॉरी सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट होते हैं आपके आइसोटोन्स। अब ये क्या बीमारी है, आइसोटोप भी हो गए, आइसोबार भी हो गए, एंड दिस इज इंपोर्टेंट, पूछा जाता है आइसोटोन्स का मतलब क्या होता है। सर ये मैंडेटरी है ना कि आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के होंगे। हाँ, आइसोटोप्स तो एक ही एलिमेंट के होंगे, क्योंकि एक एलिमेंट होने का मतलब है कि एटॉमिक नंबर एक ही है। एटॉमिक नंबर दो हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो तो फिर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एलिमेंट हो जाएंगे ना। चलो नेक्स्ट है आइसोटोन। सेम, टोन का मतलब है न्यूट्रॉन। ठीक है, आइसोटोन का मतलब होता है दैट इज सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। चलो एग्जाम्पल बताना भाई फटाफट से, क्या होगा इसका, जल्दी बताओ। आइसोटोन के एग्जाम्पल बताना। हाँ जी, आइसो बार में डिफरेंट एलिमेंट होते हैं या डिफरेंट ही हो जाएंगे, देखो तो सही। पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, डिफरेंट है। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, या फिर कार्बन कार्बन कार्बन, सेम रहेंगे। चलो आइसोटोन का मतलब क्या हो जाता है, जहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। चलिए देखते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। सोडियम में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं भाई कितने होते हैं, ऐसे देखो इसको, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सोडियम में प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11, मैग्नीशियम में प्रोटॉन 12, इलेक्ट्रॉन 12, प्रोटॉन यहाँ पे 13 और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 13। सोडियम का मास कितना होता है, 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है और एल्युमिनियम का 27 होता है। इस बात में कोई दिक्कत? चलो अब 11, 12 और 13 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने। 23 में से 11 घटा दो, 12 बचे। 24 में से 12 घटा दो, 12 बचे। और 27 में से 13 घटा दो तो 14 बचे। यानी कि आइसोटोन कौन कौन से हो गए, सोडियम एंड मैग्नीशियम आर आइसोटोन। सोडियम एंड मैग्नीशियम आर आइसोटोन, ठीक है। तो आइसोटोन समझ में आया कि जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेकंड एग्जांपल, जैसे फास्फोरस एंड सिलिकॉन हो गया। क्या हो गया, फास्फोरस एंड सिलिकॉन हो गया। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14। यही होता है भाई, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14। सिलिकॉन का मास कितना होता है, 30, और प्रोटॉन का मास, फास्फोरस का मास कितना होता है, 30। 31 में से 15 घटा दो। अब आपको पूरा ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, एटॉमिक मास पता है, एटॉमिक नंबर पता है। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटाओ, क्या निकल जाएगा, आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। 31 में से 15 घटाओ, 16 बचा, और 30 में से 14 घटाओ, 16 बचा, बराबर हो गया। दोनों क्या हो गए, आइसोटोप। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोप। ठीक है, आइसोटोप, आइसो इक्वल सब लिखा हुआ है इसमें। दूसरा एक और चीज ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आइसोटोप होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स कौन होता है, पोलोनियम होता है। आइसोबार्स, ठीक है, आइसो मतलब इक्वल, बार्स मतलब वेट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, जैसे सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, इनके सब का ऑन एन एवरेज मास कितना हो जाता है, 40 हो जाता है। 35.5 को भी इसने क्या ले लिया है, 40 ले लिया। सर ये तो जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, बट एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन में बोलते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नहीं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कहां बोलते हैं, कहां देखा आपने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जहां पे भी लिखे हो ना जिस भी किताब में, उसको फाड़ देना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कभी भी नहीं देगा यार, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफाइन नहीं करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को भी ग्राउंड स्टेट में, यदि वो आयंस बना रहे तब उसको नहीं लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आइसोटोन। ठीक है, आइसोटोन मतलब जिनके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं बट डिफरेंट मास नंबर होते हैं एज वेल एज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा, मास नंबर भी डिफरेंट होगा, लेकिन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सिलिकॉन हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया। एक और बीमारी होती है आइसोडाइफर्स। ठीक है, हाँ, और इसके बाद एक और बीमारी है जो अनुज ने बताई, आइसोमर्स। चलो पहले आइसोमर्स के बारे में देख लो। आइसोमर्स क्या होते हैं, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कहोगे सर इतना तो अपने एग्जाम के लिए भी नहीं पढ़ा था, बट डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर, डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर।
ठीक है। आइसोमर्स क्या हो जाते हैं, रूप मतलब चीज एक है लेकिन रूप अनेक हो जाते हैं, है ना। बस खत्म कर रहे हैं संदीप, खत्म कर रहे हैं, है ना, हो गया। थोड़ा सा और बचा हुआ है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो, एंड आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, यहां पे भी ध्यान रखना, ये और बड़ी खतरनाक बीमारी है। Atoms of chemically different element which have similar difference between their number of proton and neutron, जिनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस सेम होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस सेम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, आइसोडाइफर्स कहते हैं। ठीक है, चलो ये मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा एग्जांपल को समझा के। आइसोमर्स का एग्जांपल हो गया जैसे एन पेंटेन, है ना, पेंटेन के कई सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे ये बनता है ना, ये तो क्या हो गया, प्लेन हो गया, है ना। 5 पेंटेन 5 कार्बन है, और इसका स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है, आइसोपेंटेन भी बन सकता है। ये 5 कार्बन हो गए, अब इनको हाइड्रोजन दे दो, तो ये हाइड्रोजन दे दिए मैंने, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं। ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे फिर कल। एक्चुअल में क्या है ना, देखो यार,